मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है, जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहां उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह। जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना, पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना। अरे ढाबा और हम खोलें? घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है। अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफ़ी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना। दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफ़ी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं। अरे चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे? देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया, अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नज़र ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। कोकिला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवा ही रही होती है। वहां कोकिला के आस पड़ोस की औरतें भी मौजूद होती हैं। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। कोकिला की बात सुनकर कोकिला की नई नवेली बहू सुमन कलश को फुटबॉल बना देती है और वो कलश जाकर सीधे आंगन में बैठे चाय पी रहे सुमन के ससुर शंकर को जाकर लगती है। अरे बाप रे, किसकी फूटी? अरे अरे, बुढ़े का सर फोड़ दिया बहू ने तो आते ही। बहू, तुझे कलश गिराने को कहा था, उड़ाने को नहीं। इसे कहते हैं पहली बॉल पर पहला चौका। अब तो घर में तेरे ऐसे चौके छक्के लगते रहेंगे। क्या कर रही हो सुमन? पापा का सिर फोड़ दिया तुमने। क्या करती? मुझे कहा गया कि कलश को मारो तो मैंने लात मार दी। कोकिला अब अपनी बहू को घर में लेकर आती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। लेकिन कोकिला अपनी बहू के स्वागत से थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे के लिए सही बहू चुनी भी है या नहीं। अजी, आप ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है अब मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, थोड़ा देख परख लो लड़की को। अरे मैं ठीक हूँ, अपना मुंह बंद रखो, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। सुमन के स्वागत से ही सारे घर वाले डरे होते हैं। वहीं दूसरे दिन रसोई की रस्म में सुमन को छोले भटूरे बनाने के लिए कहा जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू खाने में छोले भटूरे बना ले। अरे जरा बहू से पूछ लो, उसे खाना बनाना आता भी है या नहीं। पूछना क्या है? याद नहीं, जब हम बहू को देखने गए थे तो बहू ने कितने लजीज पकवान बनाकर रखे थे। जलेबी, समोसा, लड्डू और न जाने क्या क्या। अब सुमन अपनी सास की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाती है और कुछ देर बाद ही वो सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए लगा देती हैं और सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। कैसा बनाया है बहू ने छोला भटूरा? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही हो तुम? खाकर देखो, खुद तारीफ करने का मन करेगा तुम्हारा। शंकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है वो उस निवाले को उगल देता है और खांसने लगता है। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कितने अच्छे फूले फूले भटूरे तो बने हैं। रुको मैं ही खाकर बताता हूँ। बिरजू भी जैसे ही छोले भटूरे खाता है वो भी समझ जाता है कि छोले भटूरे तो बस नाम के हैं। ना तो छोले में मिर्च नमक था और ना ही भटूरे में कोई स्वाद।
मुझे पता नहीं था बहू तू इतना गंदा खाना बना लेती है हैं? और जब उस दिन हम तुझे देखने गए थे तो वो सब किसने बनाया था? वो मम्मी ने बनाया था। इसका मतलब तेरी माँ भी हमें धोखा देती रही। वाह क्या बात है। कोई बात नहीं बहू, कोकिला तुझे खाना बनाना सिखा देगी। क्यों नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अब पूरी जिंदगी से खाना बनाना ही सिखाती रहूंगी तो इसे ब्याह कर यहाँ लाया क्यों था? अपने ससुराल वालों के मुंह से खुद के खाने की बुराई सुनकर सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब पीछे से बिरजू सुमन को मनाने पहुंचता है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम सीख लेना। क्या हुआ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो? बिरजू सुमन को जैसे तैसे चुप कर आता है और अपनी माँ और पिता को दोबारा उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहता है। अब अगले दिन सुमन अपनी सास के बताए अनुसार खाना बनाती है, लेकिन वो खाना भी बेहद घटिया होता है। लेकिन सभी उस खाने की खूब तारीफ करते हैं। जब सुमन उस खाने को खाने बैठती है तो वो खुद से कहती है, कल तक जो ससुराल वाले मेरी बुराई कर रहे थे, आज उन्हें ही अपने हाथों का गंदा खाना खिलाकर उनके मुंह से तारीफें निकलवा रही हूं मैं। कैसे दिन आ गए हैं, गंदा घटिया खाना खाने के बाद अपनी पत्नी की तारीफ करनी पड़ रही है। साथ साथ मेरे माँ बाप भी इसके गुणगान गाने को मजबूर हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये तो मरने की धमकी देती रहती है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगी या किसी समुद्र में छलांग लगा दूंगी। हे भगवान। पूरा घर सुमन के हाथों का बना खाकर परेशान था, क्योंकि सुमन के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बल्कि उसे कोकिला अच्छे से खाना बनाना बता रही थी। तब भी वो अच्छे से खाना सीख नहीं पा रही थी और ना ही बना पा रही थी। एक रोज सुमन के घर उसकी माँ उमा आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको काफ़ी समय से बहुत मिस कर रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, तभी तो मैं तुझे मिलने चली आई। उमा कोकिला और उसके परिवार से घुल मिल जाती है। देर शाम सुमन सबके लिए खाना बनाती है। सभी उस खाने को खाकर सुमन की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उमा को उस खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। समधन जी, सचमुच आपको ये खाना पसंद आ रहा है, लेकिन इस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। समधन जी आपको सारी बातें बताऊंगी, फिलहाल तो आप भी खाना खाकर अपनी बेटी की तारीफ कर दें तो ठीक रहेगा। अब कोकिला अपनी समधन उमा को सारी बातें बता देती है और उमा अब अपनी बेटी को सबक सिखाने का मन बनाती है। क्या बात है बेटी, तू तो खाना बनाना सीख गई है। मैंने तो सोचा था तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। सचमुच आपको खाना पसंद आया माँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अब अगली सुबह जब सुमन खाना बनाने किचन में जाती है, तभी वहाँ कोकिला और उमा पहुँचती हैं और सुमन को किचन से जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि आज खाना उमा और कोकिला बनाने वाले थे। क्या बात है, आज सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। अपने भाग्यवान के हाथों का खाना खाकर और समधन के हाथों का पानी पीकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी जरा कंट्रोल कीजिए, यहाँ और भी लोग बैठे हैं। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। अब उमा और कोकिला खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों सभी को खाना टेबल पर लगा देती हैं। उसमें सुमन भी शामिल थी। और जब सब खाना खाते हैं तो किसी को भी खाना पसंद नहीं आता और सबसे पहले सुमन चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतना गंदा खाना तो कभी नहीं बनाती थी, तो आज आपके हाथों को क्या हुआ है जो ऐसा खाना बनाया आपने? क्यों, तुझे ये खाना गंदा लग रहा है? और पिछले कई महीनों से जो तू अपने ससुराल वालों को घटिया खाना खिला रही है, उसका क्या? जिसमें नमक मिर्च स्वाद का तो पता ही नहीं है, और ऊपर से तो उन्हें ब्लैकमेल भी तू कर रही है कि अगर उन्होंने तेरे खाने की बुराई की तो तू अपनी जान दे देगी। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आज एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से ये कैसा खाना खा रहे हैं। मैंने तो सोचा था तू ससुराल जाकर सुधर जाएगी। तेरी सास ने भी तुझे खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तू ये खाना इसलिए बना रही थी ना ताकि तुझे कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, लेकिन तेरी सास ने मुझे दूसरे दिन ही बता दिया था कि तू चाहती क्या है। बहू, हम तो बस तेरी खुशी के लिए खाना खाते रहे, लेकिन तूने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। हमें दिन ब दिन ऐसा खाना खिलाती रही जो हमारे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे तो बहू के हाथों का खाना खाकर लिवर किडनी की बीमारी हो गई है। पेट में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं समधन जी। अगर तू अब भी नहीं सुधरना चाहती तो तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये घर तुझे कितना सपोर्ट कर रहा है और तू इस घर के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है अपने इमोशन से। हाँ, ये गलत है सुमन।
सुमन को अपनी माँ की बातों का एहसास होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी जानबूझकर ऐसा घटिया खाना नहीं बनाती जो किसी के गले से नीचे ना उतरे, बल्कि वो खाना बनाने के लिए पूरी की पूरी जान लगा देती है और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश भी करने लगती है और कुछ दिनों में उसे ढंग का खाना बनाना भी आ जाता है। नेहा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। नेहा सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर नेहा की माँ राधा कहती है, अरे वाह, आज फिर तूने सुबह सुबह सबके लिए खाना बना दिया। माँ, मेरा तो यही मानना है कि इंसान जो खाना सुबह खाकर जाता है ना, उससे ही उसका पूरा दिन चलता है। बस इसीलिए मैं सुबह सबके लिए खाना बनाती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर हम सबका क्या होगा? हम सबको तो तूने सुबह सुबह खाने की आदत लगवा दी है बेटा, इसके बाद क्या होगा? हाँ माँ, ये तो आप सबके लिए परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं सुबह ही फ़ोन कर दूंगी कि खाना बना लो। हाँ, अब बस यही तो रहेगा। वैसे तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत खुश रहेंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी अमन से हो जाती है और नेहा बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां नेहा की सास गायत्री उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब से ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझना और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी बेझिझक बोल सकती हो। माँ, भाभी तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भैया, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं भी कुछ बुरा नहीं लगता हूँ, मैं भी काफी अच्छा लगता हूँ। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे तुम दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा रचना बहू, अब थक गई होगी, तू ना उससे ज्यादा बातों में मत लगा। उसे उसके कमरे में ले जाकर बहू थोड़ा सा आराम कर लेगी ना, तो तू उसे ले जा। कल बहू को सुबह सुबह उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना। बहू, पता तो है ना तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में? जी माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पता है। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं सबके लिए कुछ खास नाश्ता बनाऊंगी। नेहा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं सबके लिए मटर पुलाव, दम आलू और पूड़ियाँ बनाती हूँ। मीठे में सबके लिए मैं खीर बना दूंगी। हाँ, नेहा सबके लिए सुबह ही खाना बनाकर रख देती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी खाने की टेबल पर कोई नहीं आता। ये क्या, इतनी देर हो गई है, अब तक तो सबको खाने के लिए आ जाना चाहिए था। अब तक कोई भी खाना खाने क्यों नहीं आया है? एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर सबको बोल देती हूँ। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आप और पापा जी आ जाओ, खाना खा लो। क्या इतनी सुबह सुबह खाना बन भी गया? हाँ पापा जी, खाना बन गया है। सबके लिए दम आलू, मटर पुलाव, पूरियाँ और खीर बनाया है मैंने। नहीं नहीं बहू, अभी तो मैं उठाई हूँ, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, माँ जी आप खा लीजिए। नहीं बहू, मैं भी अभी नहीं खाती। हमारे घर में सुबह कोई खाना नहीं खाता है, सब खाना दिन में ही खाते हैं। कल तुझे बताना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, हम सब दिन में खा लेंगे। नेहा को अपना ससुराल देखकर काफी हैरानी होती है। सब लोग दिन के समय ही खाना खाने आते हैं। भाभी, ये क्या, खाना तो पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा तो होना ही था, क्योंकि ये खाना मैंने सुबह का बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, कल से दिन में ही बनाना, अभी तो हम खा ही लेंगे जैसे तैसे। कई दिन निकल जाते हैं और अब नेहा दिन के समय ही खाना बनाती, पर नेहा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बस बहुत हो गया, यहाँ तो कोई भी अपनी सेहत को लेकर, समय को लेकर पाबंद है ही नहीं। अरे सुबह खाना चाहिए, लेकिन दिन में खाते हैं खाना। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सुबह का खाना सुबह ही खिलाऊंगी। देखती हूँ कोई कब तक मना करता है। नेहा अब हर रोज सुबह खाना बनाने लगती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग खाना खा लो। नेहा के बुलाने से भी कोई नहीं आता और सब दिन में ही खाना खाने आते। अरे बहू, ये क्या है, हमने तुझे कितनी बार समझा दिया, अब तक तू क्यों नहीं समझ पाई है? हम सुबह नहीं खाते हैं, हर रोज सुबह खाना बनाकर हमारी क्यों नींद खराब करनी है? लेकिन पापा जी, समझ तो आप लोग नहीं रहे हो। अरे सुबह ही हम सबको खाना खाना चाहिए।
बहू तुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, कभी ये नहीं कहता कि सुबह उठकर खाना बनाओ। हाँ, फिर तू क्यों ससुराल वालों की नींद के पीछे लग गई है? खुद भी सो और हमें भी चैन से सोने दे। नेहा की कोशिशों का उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। ओहो, क्या है ये सब? अगर मेरे ससुराल वाले खुद को ढीठ समझते हैं ना तो कोई बात नहीं, अब इन्हें मैं भी बता ही देती हूँ कि मैं भी कोई कम ढीठ नहीं हूँ। अब सुबह का ही खाना तीनों टाइम खाओ, फिर चाहे मुंह बनाकर या खुशी खुशी। अगर ताज़ा खाना सबको खाना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। नेहा अब सुबह का बनाया खाना ही तीनों टाइम अपने ससुराल वालों को परोसने लग जाती है। ऐसी एक रात बहू सबको सुबह का खाना बनाकर दे रही होती है। बहू ये क्या है? राजमा चावल तो तूने सुबह ही बनाए थे ना, फिर तू यही हमें रात के लिए क्यों परोस रही है? रात के लिए कुछ ताज़ा क्यों नहीं बनाती? माँ जी, वो क्या है ना, आप लोगों को सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाने में तकलीफ होती है। अब मैं आप लोगों को सुबह नहीं उठा रही तो आप लोग भी बासी खाना खाकर एडजस्ट कर लो ना। बहू, रोज रोज बासी खाना कौन खा सकता है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। पापा जी, तबीयत की चिंता तो आपको शुरू से ही नहीं है और बात साफ है, ताज़ा खाना खाना है तो सुबह सबको उठना पड़ेगा। मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, आप सुबह उठकर एक टाइम ताज़ा खाना खाओ, फिर आपको तीनों टाइम ताज़ा खाना ही मिलेगा। भाभी, लेकिन ये जबरदस्ती है। हाँ, है तो जबरदस्ती, पर आप लोग प्यार से भी कहाँ मान रहे हो? आप सबको तो बेवक्त बासी खाना खाना मंजूर है, पर वक्त के साथ ताज़ा खाना नहीं। नेहा भी अब अपने ससुराल वालों की बात नहीं मान रही थी और ना ही नेहा के ससुराल वाले उसकी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा सुबह सुबह खाना बनाती है और रसोई से जब बाहर निकलती है तो टेबल के पास उसका पूरा ससुराल खड़ा था। ये क्या? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? आप सब लोग सुबह सुबह उठ कैसे गए? और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल तेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से, और हम सब ने भी अब बासी खाना खाना छोड़ दिया है, नहीं खाया जा रहा। इसीलिए हम सब ने सोच लिया है कि अब से हम सब सुबह सुबह खाना खाएंगे, कम से कम किसी की तो बात मान जाए। सच में, इसका मतलब अब आप सबको कोई परेशानी नहीं है सुबह खाना खाने से, है ना? तुम सही कह रही थी नेहा, हम लोग ही बेवकूफ थे जो अपने आगे बार बार बस तुम्हें ही गलत बोल रहे थे। तुम तो हम सबके लिए ही इतना कर रही थी, और जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ससुराल में आने के बाद आज पहली बार मैं सबको सुबह सुबह ताज़ा खाना खिला पाऊंगी। आप सब बैठिए, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। इसी के साथ अंत में सुबह सुबह खाना बनाने वाली बहू की बात ही सबको माननी पड़ती है और अब किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। ममता और उपेंद्र अपनी 4 विधवा बहुएं स्वरा, गुंजन, वेदिका और पल्लवी के साथ रहते हैं। ममता और उपेंद्र ने 2 साल पहले ही अपने चारों बेटों को एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होता है, जिसके बाद अब उनकी चारों बहुएं गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाकर काम करती हैं। स्वरा, ये लो, मैंने ना पूरियां बेल दी हैं, तुम फटाफट इसको तल दो। 100 पूरियों का ऑर्डर आया है आज हमें। गांव के एक बड़े आदमी का घर है जहां पर पूजा है, हमें पूजा शुरू होने के पहले ही पूरियों का ऑर्डर पहुंचाना है। गुंजन, सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। पल्लवी, तुम यहाँ धीरे धीरे से सब्जी क्या काट रही हो? जाओ तुम ग्राहकों को संभालो। देखो 3 लोग ना अभी वहाँ पर राह देख रहे हैं, उन्हें फटाफट पूरी सब्जी परोस दो, ठीक है? तब तक मैं सब्जियाँ काट कर रख देती हूँ, फिर तू पका देना। ठीक है वेदिका, मैं ये कर दूंगी। चारों बहुएं एक साथ मिलजुल कर पूरे ठेले को बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके हाथ के बने पूरी सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। सभी चटखारे लेते हुए खाते हैं और जम के तारीफें भी करते हैं। क्या बात है, ऐसी पूरी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई। मन करता है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। अरे वही तो। अच्छा भाभी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, मैं चाहता हूँ कि पूरी सब्जी का ऑर्डर यहीं पर दे दूं। ये लीजिए एडवांस के पैसे। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे ठेले में ऑर्डर देने के लिए। आपका ठेला पूरे गांव में अलग और अनोखा है। यहाँ आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ठेले में खाना खा रहे हैं, बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यहाँ एक अलग सा अपनापन है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे ठेले की पूरी सब्जियां खाने आते रहा करिए।
वो चारों ठेले के काम के साथ साथ घर पर भी उतना ही ध्यान दिया करती हैं। पल्लवी, स्वरा, जाओ तुम दोनों घर चले जाओ। माँ जी और पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उन्हें दवाई दे दो। और हाँ, शाम का समय है तो चाय और नाश्ता देते आना उन दोनों को। तब तक मैं और वेदिका यहाँ ठेले के काम को संभालते हैं। ठीक है गुंजन, चल स्वरा, चलते हैं। हाँ। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी ममता और उपेंद्र अपनी चारों बहुओं से कहते हैं, बहू, हर महीने मेरी पेंशन आती है। हमारे 2 घर किराए पर हैं और साथ ही मेरी 2 ज़मीनें भी हैं। देखा जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। भगवान जी ने हमें सब दिया है। फिर भी तुम चारों इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करती हो? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन हम ये काम। कितने अच्छे विचार हैं हमारी बहुओं के। पतियों के जाने के बाद भी ये चारों उनसे कितना अटूट प्यार करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां मिलना बहुत मुश्किल है। उपेंद्र जी, सच कहूँ तो मैं भी अपनी बहुओं को आगे जाते देखना चाहती हूँ। और देखना, एक दिन इनका पूरी सब्जी का ठेला इन्हें खूब आगे ले जाएगा। ममता, शायद तुम और चारों बहुएं सही कह रही हैं। मेरी ही सोच गलत है। खैर, मैं भी तुम चारों की सोच के साथ सहमत हूँ। मेरा और ममता का आशीर्वाद तुम चारों के साथ हमेशा है और रहेगा। जीती रहो और खूब सारी प्रगति करो बहुओं। धन्यवाद पापा जी। उपेंद्र और ममता अपनी चारों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों उन्हें दिल से अपनी बेटियां ही मानते हैं और वो चारों भी उन दोनों का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती हैं। ये देख उन चारों के ननद नंदोई ईशानी और युवराज दोनों खूब जलते हैं। देख रही हो ईशानी, कैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री तुम्हारी भाभीियों पर अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार बरसा रहे हैं। हाँ युवराज, माँ और पापा पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस अपनी चारों बहुओं को ही बेटियां बना दिया है उन दोनों ने। ईशानी, उस दिन जब मैं पापा जी से मिलने गया था, तभी वो माँ जी के साथ बात कर रहे थे। वो भी अपनी जायदाद अपनी चारों बहुओं के नाम करने के बारे में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सच कह रहा हूँ ईशानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, उन चारों के नाम पर नहीं। तो अब क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन चारों को माँ और पापा की नज़रों में इतना गलत साबित कर दूंगी कि माँ और पापा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर, अपने दिलों से, घर से, हर जगह से बेघर कर देंगे। क्या? ईशानी अब ममता और उपेंद्र से मिलने जाती है और उन्हें चारों बहुओं के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये तो क्या कह रही है ईशानी? नहीं, ये सरासर झूठ है। नहीं माँ, यही सच है। आप चारों की लाडली बहुएं ना बाहर जाकर आपके बेटों का सपना पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने नए आशिकों से चक्कर चला रही हैं। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बहुएं हमसे झूठ कह रही थी? वो बस अच्छा बनने के नाटक कर रही थी। हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चारों को अपने आशिकों से पार्क में गुलछर्रे उड़ाते हुए। मुझे भी बहुत दुख हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी मेरे चारों स्वर्गवासी भाइयों के दिलों पर। माँ, पापा, वो चारों आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। समय रहते ही वो किसी दिन आप दोनों को भी अकेला छोड़कर भाग जाएंगी। क्या? लेकिन ईशानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा इस बात पर। जानती हूँ माँ, ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं। पर वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। समय रहते ही उन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आप दोनों तो उनके नाम पर सब कुछ करने की फिराक में हो। भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना वो चारों आपका सब कुछ लूट कर अपने ऊपर बस यूं ही बोझा हटाकर बस उस माँ वाली आशिकों के साथ फुर हो जाएंगी। हाँ। हे भगवान, ये बहुत गलत किया उन चारों ने हमारे साथ, बहुत गलत। ममता और उपेंद्र ईशानी की बात को सच मान लेते हैं और रात में जब चारों बहुएं ठेला बंद करके घर की ओर लौटती हैं, तभी वो अपना सारा सामान बाहर फेंका हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। उपेंद्र और ममता उन्हें खूब सुनाते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं माँ जी, पापा जी? हमारा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है। हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हम पर भरोसा कीजिए। चुप हो जाओ तुम चारों। अब तुम लोगों की हमारे घर में कोई जिंदगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, तूने हमसे पैसे लिए थे और अब दे नहीं रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आज तो मुझे हमें अब पैसे देने ही होंगे, वरना तू गया काम से। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। हे भगवान,
ये तो नंदोई जी को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। हमें नंदोई जी को बचाना होगा। ननद जी देखो कितनी डर रही है वो। चलो चलो। चारों बहुएं वहां जाकर उन आदमियों को उनके पैसे देती हैं और युवराज को बचा लेती हैं। ये देख युवराज और ईशानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अब उपेंद्र और ममता को बुलाते हैं और उनके सामने अपने सच को कबूल करते हैं। हाँ माँ पापा, मैंने आपसे झूठ कहा था, वो सब झूठ था। क्या? मुझे जलन होती थी जब आप दोनों इन चारों को इतना प्यार देते थे, और फिर आप दोनों ने इन चारों के नाम अपनी जायदाद करने का फैसला लिया। तो मैं ना डर गई और इसीलिए मैंने आप दोनों को भड़काया ताकि आप दोनों इन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और फिर सारी जायदाद मुझे और युवराज को मिल जाए। हमने चारों भाभियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इन्होंने सही समय पर आकर पैसे दिए, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के, और मेरी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। सभी ईशानी और युवराज को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। और साथ ही चारों बहुएं तरक्की करके अपनी पूरी सब्जी के ठेले की जगह अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो गांव का पहला बड़ा रेस्टोरेंट होता है। अजय और शीतल की अभी नई नई शादी हुई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ससुराल में जब जाऊंगा तब वहां मेरा कितना अच्छा स्वागत होगा। वैसे भी दामाद को तो इतना माना जाता है, और मेरे ससुराल वाले तो मुझे कुछ ज्यादा ही मानते हैं। ऊपर से पहली बार जाऊंगा, मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। जब ससुराल में जाऊंगा तब क्या होगा मेरा। अजय खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। कहीं आप फिर अपने ससुराल की ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं ना? अरे शीतल, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। अरे शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पहली बार जाऊंगा, वहां भी सब मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी हमारे भारत में दामाद को कितना ज्यादा माना जाता है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत है जो कुछ दिन में सच होने भी वाली है। वैसे आपका इतने अच्छे से वेलकम किया जाएगा ये देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सच ही कह रहे हो। आपके ससुराल में तो अभी से ही तैयारी भी शुरू हो गई होगी। आखिर उनके दामाद जो घर आ रहे हैं। जितनी इज्जत दामाद को उसके ससुराल में मिलती है ना, उतनी पूरी दुनिया जहां में कहीं नहीं मिल सकती। इतना मान सम्मान दिया जाता है ससुराल में, मानो दामाद नहीं कोई भगवान ही आ गए हों। आप तो वैसे भी मेरे घर के पहले दामाद हो, आपकी खातिरदारी में तो कोई भी कमी छूट ही नहीं सकती। तुम्हारी बात हुई अपने मायके में? हाँ, माँ का फोन आया था। वो बस पूछ ही रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, इस संडे को हम आ रहे हैं या नहीं। ज्यादा तो आपकी बातें हुई हैं बस। मतलब मैं जो इतना उत्साहित हो रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरा वेलकम तो ग्रैंड ही होगा। अगर आपने और भी कुछ सोचना है ना तो सोच लीजिए, क्योंकि तब तक मैं खाना बना लूंगी ना। अरे जब से आपको पता चला है कि हम संडे को मायके जा रहे हैं, तब से तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अजय अपने ससुराल के पहले दिन का ही सोचकर काफी खुश था। वहीं उसके ससुराल वाले भी तैयारी में लगे हुए थे। सुनिए ना, काजू बादाम अखरोट और खजूर ये सब ले आना। ये सब क्यों? अरे भूल गए क्या, दामाद जी आ रहे हैं संडे को घर पर। अब वो आकर कुर्सी पर ऐसे ही खाली थोड़े बैठे रहेंगे। उनको खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तो देने पड़ेंगे ना। चाय बिस्किट थोड़ी ना अच्छा लगता है। माँ, पर इतना ज्यादा भी क्यों करना? उनको पता चल जाएगा साफ कि ये सब बस उनके लिए हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना। अरे भाई, जब हम कुछ कर ही उनके लिए रहे हैं तो पता चलने में कौन सी बुराई है। घर के दामाद है, इतनी खातिरदारी करना तो बनता ही है। तुम मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सब कुछ ले आऊंगा। ऐसी खातिरदारी के लिए तो एक बार मैं भी दामाद जरूर बनना चाहूंगा। बेटा, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना, तब तुम्हारी भी इतनी खातिरदारी की जाएगी। चिंता मत करो, ये इज्जत मान सम्मान तो दामाद को मिलता ही है। सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। शाम के समय सरिता वापस अपनी बेटी को फोन करती है। अच्छा शीतल बेटा, दामाद जी के लिए सोया चाप, पनीर, चिकन, नान, मीठे में मूंग का दाल का हलवा, रसमलाई, घेवर और मटर पुलाव, ये सब खाने के लिए ठीक रहेगा ना? माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है, दामाद जी ससुराल में पहली बार आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, नाश्ते में क्या क्या बनाना है? माँ, अब नाश्ता भी करवाओगी क्या 36 तरह का? जितना पूछा है उतना बता। दामाद जी के लिए नाश्ते में क्या रखूं?
उन्हें क्या पसंद आएगा? गुजराती नाश्ता रखूं या पंजाबी या कुछ? माँ, वैसे तो उन्हें गुजराती ही पसंद है, बट आप जितना कर रही हो ना, वो कहीं से भी कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। तो चुप कर, दामाद जी आ रहे हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना तो करूंगी ही ना। सब लोग इतना कुछ कह रहे थे और ये सब अजय को भी पता चल रहा था। दोबारा मम्मी जी ने पक्का मेरे लिए ही फोन किया है ना? हाँ, पूछ रही थी कि उनके दामाद के लिए नाश्ते में क्या बनाना चाहिए। अरे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको कि क्या बताएं। अच्छा, मेरे कपड़े नए वाले रखना। जब मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा ही बनकर जाऊंगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही बचा है, वो भी हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दामाद घर आने वाला था। दीपक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है झाड़ू लगा दे। माँ, 5वीं बार आप साफ फर्श पर झाड़ू लगवा रही हो। अरे दामाद आपके जमीन पर थोड़े बैठने वाले हैं। जमीन पर क्यों बैठेंगे? उनके लिए सोफे नए गद्दे लगवा तो दिए हैं, पर जमीन भी तो साफ ही दिखनी चाहिए ना। उनके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। चल दोबारा से झाड़ू लगा दे। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं थी। वहाँ अजय भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए निकल जाता है। मम्मी जी और पापा जी तो दरवाजे पर ही खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। मुझे तो बस एक ही बात का डर है, कहीं वो मोहल्ले के दरवाजे पर ही ना खड़े मिल जाए अपने दामाद का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी आपने देखी नहीं है। बार बार माँ तो यही कह रही है, दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी ने तो इतने कॉल कर दिए यही पूछने के लिए कि गाड़ी भिजवा दे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ससुराल में उनके रहते कहीं मुझे कोई परेशानी होगी। अब तो मुझे भी देखना है कि दामाद का पहला दिन आखिर ससुराल में कितना अच्छा जाता है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अजय और शीतल दोनों अजय के ससुराल पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। इतनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं, रुको माँ को फोन करके देखती हूँ, किसी काम में लगी होंगी शायद। शीतल अपना फोन उठाती है और माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आप कहाँ हो? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और ये पीछे से आवाज कैसी आ रही है? कहाँ हो आप? बेटा, वो हमारे खानदानी पंडित आए हुए थे, यही आश्रम में रुके थे, शाम को जाने वाले हैं, इसीलिए पूरे परिवार के साथ हम सब यहीं आ गए हैं। क्या आप वहाँ हो? तो अब हम कहाँ जाएं? माफ करना, लेकिन हमें आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक पड़ोस के घर में रुक जाओ। 3 घंटे बाद सरिता पूरे परिवार के साथ आती है। बारिश का मौसम भी था, इसीलिए दामाद के कपड़े भी गीले हो चुके थे। सब घर के अंदर जाते हैं और शीतल हंसने लगती है। दामाद का पहला दिन ससुराल में ऐसा जाने वाला है, ये तो वाकई में कुछ ज्यादा यादगार हो गया। कैसा लगा आपको आपके ससुराल में पहला दिन? माफ करना दामाद जी, हमारे खानदानी पंडित जी हैं, अब वो यहाँ आते नहीं हैं। इतने सालों में पहली बार आए थे और शाम को ही जाना था उन्हें, इसीलिए हम बिना कुछ बताए ही वहाँ चले गए। आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन मुझे अपने ससुराल का पहला दिन जरूर याद रहने वाला है। अब कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बाकी का दिन अच्छा जाए। दामाद का ससुराल में पहला दिन काफी अजीब तरह से जाता है, लेकिन अंत में ससुराल वाले भी काफी कोशिश करके उसे अच्छा बना ही देते हैं।